आखिर पाकिस्तान बलूच लोगों का दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों हर साल सैकड़ों बलूच गायब हो रहे हैं और इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लग रहा है? 79 वर्षीय अकबर बुख्ती ने अपने अंतिम दिनों में बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण की मांग की थी। उनकी हत्या ने पूरे बलूचिस्तान में आग की लपटों को बढ़ा दिया। आखिर पाकिस्तान बलूच लोगों का दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों हर साल सैकड़ों बलूच गायब हो रहे हैं और इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लग रहा है? बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस अदावत की असली कहानी क्या है? असली वजह क्या है? इतिहास के पन्नों में ऐसा क्या छुपा है? ऐसी कौन सी कहानी दबी हुई है जिसकी वजह से कभी दोस्त बनने वाले बलूचिस्तान और पाकिस्तान आज एक दूसरे के दुश्मन हैं और बलूचिस्तान कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज की कहानी पाकिस्तान और बलूचिस्तान की इस अदावत की है, उस जंग की है, उस लड़ाई की है जिसे बलोच लोग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में हर दिन विद्रोह की आग भड़कती ही जा रही है और आलम यह है कि 11 अगस्त 2026 को एक बड़ा ऐलान बलूचिस्तान की तरफ से किया गया। जी हां, 11 अगस्त 2026 पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में लगा था, लेकिन ठीक 3 दिन पहले दुनिया के सामने एक ऐसी खबर आई जिसने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए। बलूच राष्ट्रवादियों, अलगाववादियों और प्रवासी बलूच संगठनों ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की आजादी का औपचारिक दावा कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर संयुक्त राष्ट्र के दरवाजों तक बलूच नेताओं ने गुहार लगाई, हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। ये बलूच कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रांत बलूचिस्तान आखिर इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? इसकी कहानी क्या है? यह स्थिति कैसे बनी? क्यों हर साल 14 अगस्त से ठीक 3 दिन पहले यानी 11 अगस्त को ही बलूच लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी कि आजादी का दिन कहिए, स्वतंत्रता का दिन कहिए, खुद मुख्तारी का दिन कहिए? क्या जिन्ना ने 1947 में बलूचिस्तान से कोई ऐसा वादा किया था जो बाद में तोड़ दिया? आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में हम खोलेंगे बलूचिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी की वो परतें 1947 के गुप्त समझौते से लेकर 2026 में BLA के सबसे भयानक हमलों तक की कहानी आज रखेंगे। देखिए, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई की असली वजह क्या है, यही सबसे मूल सवाल है और समझने वाली बात भी यही है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान की इस लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जड़ यानी 3S में जाना होगा। 3S यानी सोवरेनिटी, रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी। ये ऐसी स्थिति है जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा पन्ना पलटना होगा कि आखिर ये हालात कैसे बने हैं। देखिए, बलूचिस्तान कोई छोटा इलाका नहीं है। यह पाकिस्तान का लगभग 44% भूभाग है, बहुत बड़ा एरिया है, लैंड मास है। लेकिन यहां की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 5 से 6% ही है। यह जमीन के ऊपर से जितना बंजर दिखता है, जमीन के नीचे उतनी ही अमीर जगह है, उतना ही रिच लैंड है। सोना, तांबा, क्रोमाइड और बेशकीमती प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस बलूचिस्तान के कुदरत के खजाने में है, यानी कि बलूचिस्तान इस खजाने के ठीक ऊपर है। और लड़ाई की पहली और सबसे बड़ी वजह है यही संसाधन, ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन रिसोर्सेज का, यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज बलोच मुखर हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि ये दुश्मनी बहुत पहले से ही चल रही है। ये मतभेद और ये डिफरेंसेस पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ जो विद्रोह की आवाज़ है वो पहले से ही चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में ये और ज़्यादा मुखर हुई है। 1952 में बलूचिस्तान की सुई इलाके में प्राकृतिक गैस मिली और इस गैस से पूरा पाकिस्तान रोशन हुआ। पंजाब और कराची की इंडस्ट्रीज चली, लेकिन खुद बलूचिस्तान के गांवों तक ये गैस दशकों बाद भी नहीं पहुंची। अब दूसरी वजह देखिए, ग्वादर और सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, नाम आपने सुना होगा सीपैक का। चीन अरबों डॉलर लगाकर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है। बलूच लोगों का आरोप है कि उनकी जमीन,
उनके समंदर और उनके संसाधनों को चीन और इस्लामाबाद मिलकर बेच रहे हैं, जबकि स्थानीय बलूच युवाओं को न तो नौकरियां मिल रही हैं और न ही पीने का साफ पानी। तीसरी और सबसे दर्दनाक वजह, मानवाधिकार उल्लंघन और सैन्य दमन। बलूच राष्ट्रवादियों का कहना है कि जो भी अपने हक की बात करता है, जो भी अपने हक की आवाज उठाता है, उसे पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI उठाकर ले जाती है। वो गायब हो जाते हैं रातों रात। बलूचिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल महत्व है, यानी सामरिक महत्व है, वो अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर है। बलूचिस्तान का महत्व सिर्फ उसके सोने चांदी या जो संसाधन है प्राकृतिक, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो भूभाग है, इसकी जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है, ये बहुत ही खास है और दुनिया के संवेदनशील इलाकों में ये शुमार हो जाता है। इस वजह से बलूचिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी आप आजकल बहुत चर्चा सुन रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक मुहाने पर ही बसा है, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल भी गुजरता है। 19वीं सदी में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच मध्य एशिया पर कब्जे की जो होड़ मची थी, उसे द ग्रेट गेम कहा जाता है। बलूचिस्तान उसका केंद्र था। आज वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि अब यहां चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है ताकि वो मलक्का जल डमरूमद यानी स्टेट ऑफ मलक्का पर अपनी निर्भरता कम कर सके और सीधे अरब सागर तक पहुंच बना सके। क्या हुआ था जिसकी वजह से आज देखिए आजाद बलूचिस्तान की स्थिति बन गई? बात कहां बिगड़ी थी? और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो मामला वहीं जाएगा, यानी 1947, जब पाकिस्तान नया मुल्क बन रहा था और ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, छोड़कर जा रहे थे भारत को। अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1947 से पहले बलूचिस्तान आज का एकीकृत राज्य नहीं था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आज जैसे एक स्टेट के रूप में दिखाई देता है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं था। यहां 4 प्रमुख रियासतें थी, 4: मकरान, खरान, लास बेला और सबसे ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली कलात खानात, जो खानेट ऑफ कलात भी कहते हैं जिसको, और इसके शासक थे मीर अहमद यार खान। देखिए, खानेत या खान जो सरदार होते थे उनको कहा जाता था इस एरिया में, तो इस तरीके से कलात के जो खान्स थे उनको यहाँ का सरदार थे, तो उनके इस इलाके को, उनके इस राज्य को, प्रोविंस को कहिए, खानेत ऑफ कलात कहते थे। और ब्रिटिश हुकूमत के जाने का जब समय आया तो कलात का मामला बाकी भारतीय रियासतों से अलग था, यानी जितने रियासतें थीं उनसे थोड़ा सा इसका केस अलग दिखाई दे रहा था। 4 अगस्त 1947 को क्या हुआ? दिल्ली में एक ऐतिहासिक बैठक होती है और इस बैठक में कौन कौन होता है? इसमें लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और कलात के खान भी शामिल हुए। फिर 11 अगस्त 1947, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने की जरूरत है, क्योंकि 11 अगस्त को ही बलूचिस्तान अपना फ्रीडम डे या आज़ादी का दिन मनाता है। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के जन्म से 3 दिन पहले एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, और इस समझौते में पाकिस्तान ने लिखित रूप से कलात को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य, जी हां, स्वतंत्र और संप्रभु राज्य यानी इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट स्वीकार किया। यह है पाकिस्तान बनने के 3 दिन पहले की बात, 11 अगस्त 1947 की। शर्त सिर्फ इतनी थी कि रक्षा, विदेश के मामले और संचार जैसे मुद्दों पर दोनों देश आगे मिलकर बातचीत करेंगे और इसमें एक साझा पाथ बनाएंगे। इसी आधार पर 15 अगस्त 1947 को कलात के खान ने अपनी स्वतंत्रता का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि उसी समय भारत अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर रहा था। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में ऐलान करता है, तो उसी समय कलात ने भी यही ऐलान किया। कलात ने अपनी संसद भी बनाई, जिसमें 2 सदन थे, एक दारुल अवाम और दारुल उमरा, 2, यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और लेकिन फिर हवा का रुख बदल गया। बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, स्थितियां एकदम से खराब होती चली गई। कलात चाहते थे कि कलात जो है वो चाहता था कि वो एक देश के रूप में आजाद रहे और पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक मित्र या पड़ोसी जैसा ही संबंध रहे, यानी कि जो इनके संबंध है उसी के आधार पर ये आगे बढ़े। लेकिन जिन्ना और जो नया नया पाकिस्तान बना था उसकी सोच बदल रही, उनका इरादा ही कुछ और था और शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं दोस्ती के बहाने पाकिस्तान किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को अपने नक्शे से बाहर नहीं देखना
चाहता था। देखिए, इसमें एक खास बात यह है कि एक ब्रिटिश बलूचिस्तान भी था। मतलब ये जो हमने 4 स्टेट्स बताए आपको, प्रिंसली स्टेट कह लीजिए, इनके अलावा एक ब्रिटिश बलूचिस्तान भी था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज वहां से गए, वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। लेकिन बाकी के हिस्सा नहीं बने, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस थी, जिसमें कलात के खान्स जो थे वो अड़ गए कुछ मुद्दों पर। जिन्ना से दोस्ती पहले थी, लेकिन ये दोस्ती कैसे 1 साल के अंदर दुश्मनी में बदल गई, और यहीं से ये सारी कहानी, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, ये इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर अहम मोड़ होते हैं, कोई खास दिन या कोई खास जगह या सिचुएशन होती है जो पूरी स्थिति को बदल देती है। तो दोस्त थे जिन्ना पहले, लेकिन वो 1 साल के अंदर 47 से 48 आते आते दुश्मन बन गए। यहां इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आ जाता है। जिन्ना और खान की व्यक्तिगत दोस्ती टूट जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1946 में जब ब्रिटिश सरकार के सामने कलात की स्वतंत्रता का कानूनी केस पेश किया गया, रखा गया था, तो कलात के मुख्य वकील खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे। आप समझिए, जिन्ना ने कलात की आजादी, उसकी स्वतंत्रता, उसके सॉवरेनिटी के लिए केस रखा था अंग्रेजों के सामने, जिन्ना ने खुद। और जिन्ना ने तर्क दिया था कि कलात ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए अंग्रेजों के जाने पर यह एक संप्रभु राष्ट्र बनेगा। लेकिन 1947 में जब जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, तो उनकी भूमिका बदल गई, उनका इरादा बदल गया। अब उन पर एक नए बने देश को एकजुट रखने का दबाव था, और वो चाहते भी थे कि ये जो बाकी के छूटे हुए इलाके हैं या जो स्टेट्स हैं, इनको कैसे भी करके पाकिस्तान में तो लाया जाए। और अब अगला जो पड़ाव आता है वो फरवरी 1948 का आता है। देखिए, सिबी है एक इलाका, और वो ब्रिटिश बलूचिस्तान में था उस समय। तो वहां पर एक ऐतिहासिक मुलाकात होती है। जिन्ना बलूचिस्तान गए, उन्होंने कलात के खान पर दबाव डाला कि वो बाकी मुस्लिम रियासतों की तरह पाकिस्तान के विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दें। यानी जिन्ना साफ कह रहे थे कि अब समय आ गया है कि अब बाकी जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसी तरह आप भी लाइन पर आ जाए, आप भी इसमें शामिल हो जाए। लेकिन खान ने कहा, मैं अकेले फैसला नहीं कर सकता, मुझे अपनी संसद की मंजूरी चाहिए। जैसा हमने बताया कि वहां पर एक पार्लियामेंट भी उन्होंने बनाई, 47 में फ्रीडम भी अनाउंस किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसी पार्लियामेंट, उसी सदन में, लोअर एंड अपर हाउस की मंजूरी चाहिए। 21 फरवरी 1948 को कलात की संसद ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान में विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जिन्ना इससे बेहद नाराज हुए, होना भी था, लाजमी भी था। और इसके बाद पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चली। मार्च 1948 में पाकिस्तान ने कलात के अधीन आने वाली 3 छोटी छोटी रियासतों, जिसमें मकरान, खरान और लासबेला, इनके शासकों से अलग अलग बात की, इनसे सेपरेट डील किया, उन्हें पाकिस्तान में मिला लिया गया। इससे कलात अलग थलग पड़ गए और उनका समंदर से संपर्क लगभग कट गया। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो जो ग्वादर का एरिया है वो उन्हीं में से शामिल था, जिन 3 स्टेट्स की हमने बात की, और वो लगभग सी कनेक्शन जो है वो कट गया कलात का। और आखिरकार 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात को पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पड़े। बलूच राष्ट्रवादियों का आरोप है कि ये दस्तखत बंदूक की नोक पर सैन्य दबाव में करवाए गए थे, और यहीं से जन्म हुआ बलूचिस्तान के पहले सशस्त्र विद्रोह का, जब खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पहाड़ों पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 1948 का पहला सैन्य विद्रोह हुआ और प्रिंस अब्दुल करीम का संघर्ष यहां से शुरू हुआ। 27 मार्च 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही बलूचिस्तान में विरोध की पहली ज्वाला भड़क उठी। खान ऑफ कलात के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इस विलय को मानने से इनकार कर दिया। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अफगानिस्तान के पहाड़ों, जिसमें जिंजान की पहाड़ियां हैं, उसमें चले गए और पाकिस्तान के खिलाफ पहले बलूच सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत कर दी। उन्होंने अफगानिस्तान और सोवियत संघ से मदद मांगने की कोशिश भी की, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला तो पाकिस्तानी सेना ने 1948 के मध्य में इस पहले विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया और प्रिंस करीम को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यह बलूचिस्तान के इतिहास में गुरिल्ला युद्ध की पहली शुरुआत मानी जाती है। अब इतने सालों बाद आज क्या स्थिति है बलूचिस्तान की? 1948 से लेकर आज तक बलूचिस्तान के 5 बड़े सशस्त्र विद्रोह देखे गए हैं बलूचिस्तान में। इसमें 1948 1948 का, फिर 10 साल बाद 1958,
1962, 1973 और 2000 के दशक में ये विद्रोह हो चुके हैं। बलूच लोगों और पाकिस्तान सेना के बीच अविश्वास की खाई को गहरा करने वाली सबसे बड़ी घटना 1958 में घटी थी, जब पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम लागू की थी। तो 84 साल के नवाब नौरोज खान ने हजारों बलूच लड़ाकों के साथ पहाड़ों में जाकर दूसरा बड़ा विद्रोह कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बातचीत के लिए पहाड़ों से नीचे बुलाने के लिए पवित्र कुरान की कसम दिलाई और शांति का वादा भी किया। लेकिन जैसे ही नवाब नौरोज खान और उनके साथियों ने आत्मसमर्पण किया, पाकिस्तानी सेना ने अपनी कसम तोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नवाब नौरोज खान के बेटों और भतीजों को हैदराबाद जेल में फांसी दे दी गई और खुद नवाब की जेल में ही मौत हो गई। इस घटना ने बलूच लोक कथाओं में पाकिस्तान के प्रति कभी न मिटने वाला अविश्वास भर दिया। 1973 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की चुनी हुई नेशनल अवामी पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया, तब पाकिस्तानी सेना ने यहां व्यापक सैन्य अभियान चलाया। लेकिन आज यानी 2025 और 2026 में हालात सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुके हैं। देखिए, इसमें बड़ी वजहें क्या हैं। जबरदस्ती लोगों को गायब कर दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। ये आरोप आज के नहीं, ये बहुत पुराने हैं। बलूचिस्तान में किल एंड डंप पॉलिसी यानी मारो और फेंक दो, ये पॉलिसी का आरोप लगता रहा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर, सेना पर ऐसे आरोप बलूच नेता लगाते रहते हैं। हजारों बलूच छात्र, डॉक्टर्स, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गायब हैं और यह हर साल हो रहा है। उनकी माताएं और बहनें सालों से सड़कों पर विरोध कर रही हैं, वो इंसाफ के लिए आवाज दे रही हैं। दूसरी तरफ BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पलटवार भी होता है। आज बलूच अलगाववाद की कमान BLA और उसकी आत्मघाती मजीद ब्रिगेड के हाथों में। जफर एक्सप्रेस का जो हमला होता है वो आप भूले नहीं होंगे, ये पिछले साल ही हुआ था। 2025 में BLA ने रेलवे ट्रैक को उड़ाकर और यात्रियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान सरकार को हिला दिया था। 2026 में भी हमले हुए। 2026 में BLA की हिंसक गतिविधियों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होती है। ग्वादर कॉम्प्लेक्स, सैन्य ठिकानों और गैर बलूच मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों पर BLA लगातार जानलेवा हमले कर रहा है। आज जिस BLA को हम इतना हिंसक और आक्रामक देखते हैं, उसकी नींव 26 अगस्त 2006 को पड़ी, जब जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर और कबीलाई नेता नवाब अकबर खान बुख्ती की गुफा पर बमबारी करके उनकी हत्या कर दी थी। 79 वर्षीय अकबर बुख्ती ने अपने अंतिम दिनों में बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण की मांग की थी। उनकी हत्या ने पूरे बलूचिस्तान में आग की लपटों को बढ़ा दिया। इस घटना के बाद बलूच आंदोलन पारंपरिक कबीलाई नेताओं के हाथों से निकलकर पढ़े लिखे युवाओं, छात्रों और महिलाओं जैसे कि मजीद ब्रिगेड की महिला फिदाइन, इन सब के हाथों में चला गया, जिससे BLA पहले से कहीं अधिक कट्टरपंथी और घातक संगठन बन गया। आज बलूचिस्तान में डर, बंदूक और बारूद का राज है। पाकिस्तानी सेना सड़कों पर नाकेबंदी करके बैठी है और पहाड़ों में छिपे विद्रोही लगातार गोरिल्ला हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ बंदूकों की नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे लंबे अहिंसक विरोध अभियानों में से एक की कहानी है। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के बैनर तले मामा कादिर नाम के एक बुजुर्ग ने गायब हुए लोगों की याद में क्वेटा से इस्लामाबाद तक 2000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की थी। वही हाल के वर्षों में डॉक्टर महरंग बलोच, उनका भी नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर महरंग बलोच के नेतृत्व में बलूच यकजहती कमेटी ने हजारों महिलाओं को सड़कों पर उतार दिया है। जब पाकिस्तानी सरकार इन अहिंसक और लोकतांत्रिक आंदोलनों को भी देशद्रोह करार करके दबाती है, तो इसका सीधा असर यह होता है कि बलूचिस्तान के हताश युवा लोकतंत्र से विश्वास खोकर BLA जैसे सशस्त्र संगठनों का रुख करने लगते हैं। 11 अगस्त को ही आजादी का ऐलान क्यों किया गया? देखिए, सबसे अहम सवाल तो यही है, और पीछे भी हमने बताया था 11 अगस्त की तारीख कितनी अहम थी। 11 अगस्त को ही बलूचिस्तान की आजादी का जश्न मनाया जाता है और हमने इतिहास में देखा भी कि 11 अगस्त 1947 ही वो तारीख थी जब स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान और ब्रिटेन ने कलात को एक स्वतंत्र देश स्वीकार किया। और यही वजह है कि 11 अगस्त बलूचिस्तान के इतिहास में एक अहम तारीख है। बलूच विद्रोहियों का मानना है कि उनकी असली और वैध आजादी तो 11 अगस्त को ही हुई थी, जबकि 27 मार्च 1948 का विलय एक अवैध और जबरदस्ती किया गया सैन्य कब्जा था। इसलिए हर साल 11 अगस्त को दुनिया भर में फैले बलूच संगठन बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
हाल ही में मीर यार बलोच जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बलूच नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के जो पोस्टर्स और जो घोषणाएं प्रसारित हुई हैं, वो भी इसी ऐतिहासिक दावे को दुनिया के सामने रखने के एक अंतरराष्ट्रीय अभियान, एक प्रयास है। लेकिन क्या वाकई बलूचिस्तान आजाद हो गया है? इसका व्यवहारिक जवाब तो अभी नहीं ही है। जमीनी हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर आज भी पाकिस्तानी राज्य और उसकी सेना का वास्तविक नियंत्रण है। संयुक्त राष्ट्र या दुनिया के किसी भी देश ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को कानूनी मान्यता नहीं दी है। बलूचिस्तान का मुद्दा सिर्फ भारत पाकिस्तान के कश्मीर जैसा कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद नहीं है। यह मुख्य रूप से पाकिस्तान के भीतर बलूच राष्ट्रवाद, उनके अस्तित्व, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके हक और सैन्य दमन के खिलाफ एक ऐतिहासिक संघर्ष है। जब तक इस्लामाबाद बलूच लोगों के मानवाधिकारों, उनकी स्वायत्तता और उनके संसाधनों पर उनका हक स्वीकार नहीं करता, तब तक बलूचिस्तान के पहाड़ों में यह बारूद कभी ठंडा नहीं होगा। आपको याद होगा कि हाल में धुरंधर फिल्म भी आई थी और धुरंधर फिल्म में भी बलूच सरदार के बच्चों की हत्या पाकिस्तान की सेना या पुलिस करती है। इस फिल्म में भी उस चीज को रिफ्लेक्ट किया गया, उस चीज को स्थापित किया गया कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान एक ऐसा स्प्लिट है, एक ऐसा हिस्टोरिकल स्प्लिट है जो कभी नहीं भरेगा। आने वाले दिनों में या तो यह विद्रोह बढ़ेगा या फिर पाकिस्तान सरकार को अपने पैर पीछे खींचते हुए बलूचिस्तान के लोगों की जो मांग है स्वायत्तता की, उसको कंसीडर करना पड़ेगा, या फिर यह दमन चक्र जारी रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। आज का बलूचिस्तान पाकिस्तान के दमन के खिलाफ खुलकर सामने खड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान का यह संकट कभी बातचीत से हल हो सकता है या जंग और भीषण होगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। इतिहास के ऐसे अनदेखे पन्नों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।